हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऊर्जा संसाधन की। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंदर हमने कोयला को पढ़ा, कोयला के क्षेत्रों को देखा है। इसमें अगला जो हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। आज का अपना टॉपिक क्या होगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये खनिज तेल जो है ये उपयोगिता की दृष्टि से ऊर्जा संसाधन में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। इसमें हम कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। इनमें उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो ज्वलनशील पदार्थ होता है या ऊर्जा के संसाधन के रूप में देखें तो वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को हम उपयोग में किन किन क्षेत्रों में लेते हैं वो आपको जानकारी होगी। जैसे हम परिवहन के साधनों के संचालन में हम इसको काम में लेते हैं, हम कृषि में इसको काम में लेते हैं, हम उद्योगों में भी काम में लेते हैं, हम इसको यहाँ पे साबुन बनाने के काम में भी लेते हैं, साबुन में भी पेट्रोलियम होता है। और इत्र जैसे पदार्थ हैं, जैसे सुगंधित तेल है, यहाँ पे हम इस पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। ये पेट्रोल जो है ये खनिज तेल के रूप में चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पे इसकी मुख्य बातें हैं। ये पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? चट्टानों में। चट्टानों में मिलता है। किसमें मिलता है? चट्टानों। और वह भी कौन सी चट्टानें? अवसादी यानी परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो ये चट्टानों में पाया जाने वाला तेल है इससे को हम यूँ बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स की एक श्रृंखला है। किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। इन चट्टानों में जो ये पाया जाता है पदार्थ, इसमें हाइड्रो और कार्बन ये तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? तत्व, जिसके कारण ये जो पदार्थ है वो प्रज्वलनशील पदार्थ है, यानी सबसे महत्वपूर्ण ज्वलनशील पदार्थों में हम इसको शामिल करते हैं। पेट्रोल, वापस रिपीट कर रहा हूँ, पेट्रोल हमारे दैनिक दिनचर्या में, दैनिक काम आने वाले साधनों में, दैनिक वस्तुओं में, सब में काम में आता है। कृषि में है, उद्योगों में है, साबुन में है, इत्र में है, यहाँ पे सुगंधित जो तेल बनते हैं उसमें है। यहाँ पे और भी बात करें तो जो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनमें भी हम कह सकते हैं, जिसमें लेडीज़ आइटम्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सब पदार्थ हैं ये पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है। ये हाइड्रोकार्बन्स के तत्वों से मिलकर के बनी हुई एक श्रृंखला होती है, जिसमें लघुतम और वृहत्तम श्रृंखलाओं की हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जो तेल निकलता है वो अशुद्धियों से निकलता है। जो खनिज पदार्थ होता है ये चट्टानी परतों में पाए जाने वो पदार्थ होते हैं कि इसके अंदर हम जो चट्टानी भाग है उससे हम इसको खोद के निकालते हैं, और ये कई अशुद्धियों में होता है। सबसे पहले जो तेल निकलता है वो कोई काम का नहीं होता, उसको शुद्ध करने के बाद में ही हम इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ चट्टानी परतों से निकलने के कारण ये जो खनिज पदार्थ है ये चट्टानी जो परत हैं, अवसादी चट्टानें हैं, उनसे खनन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसको निकाला जा सकता है। किससे? खनन, यानी कुआं वगैरह खोद करके। कुआं यानी खनन प्रक्रिया के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं, इसलिए इसको खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज तेल। यानी चट्टानी जो परत है उस चट्टानी परतों से खनन प्रक्रिया के माध्यम से इसको बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। ये अवसादी जो चट्टानें हैं इसमें ये दो तत्व होते हैं। कार्बन तत्व है जो हाइड्रोकार्बन तत्व है, जिसके कारण एक तीव्र ज्वलनशील यानी कि इतनी ऊर्जा प्रदान करता है कि कोयले और प्राकृतिक गैस से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। आजकल जो मोटर गाड़ियां हैं सब में इसी तेल को यूज किया जाता है, पेट्रोल को ही यूज किया जाता है, ताकि उसका इंजन ज़्यादा यहाँ ऊर्जा प्राप्त कर सके और लंबी दूरी तय कर सके।
ठीक है। कोयला है वो भी यहाँ ऊर्जा का संसाधन के रूप में है। प्राचीन समय में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र के रूप में अगर बात करें संसाधनों में तो कोयला को माना जाता है, क्योंकि पहले पेट्रोल का इतना पता नहीं था। यहाँ पेट्रोल का आधुनिक समय में जो मध्यकाल वाला समय है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की खोज की गई थी, लेकिन उससे पहले हम ऊर्जा के संसाधन के रूप में केवल किसको यूज करते थे, केवल कोयला को ही करते थे। जो ये कोयला है, खनिज तेल है, ये जो खनिज तेल कब बना, ये ट्रसरी कालीन जो जलज चट्टानें हैं, जो पानी के संपर्क में आने वाली चट्टानें हैं, उसमें ये मिलती है। इसका संबंध कहाँ पर है, खनिज तेल का संबंध है जो चट्टानी भाग है, कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में, कौन से समय में, ट्रसरी युगीन। हम जब बात करते हैं ना इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ट्रसरी काल में 4 कालों की बात करते हैं, तो उसी समय जो जलज चट्टानें हैं, जलज का मतलब हो गया कि पानी के संपर्क में आने वाली जितनी भी चट्टानें हैं वहाँ पर वनस्पतियों के दबने से वहाँ पर तेल बना। कैसे, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं या सागरीय जीव जंतु हैं, सागरीय मतलब कि जो मछलियाँ वगैरह हैं इसमें तेल निकलता है, तो जो जीव जंतु होते हैं सागर वाले और जो वनस्पतियाँ उन क्षेत्रों की, वो दोनों वहाँ पर किसी कारणवश से दब गए और उस तटवर्ती क्षेत्रों में दबने से वहाँ पे दबाव लगा और आंतरिक भाग में वनस्पतियों की जो ऊष्मा है उसकी वजह से इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और वो पदार्थ कालांतर में खनिज तेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे बना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो खनिज तेल है वो ट्रसरी युगीन जो चट्टानें होती हैं, जलज चट्टानें हैं, उनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो खनिज तेल है वो बना कैसे, वहीं क्यों मिला और जगह क्यों नहीं मिला हमें खनिज तेल, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि जो भूगोलवेत्ता उन्होंने बताया कि जहाँ पर पानी के संपर्क में जो चट्टानें हैं, ठीक है, पानी के संपर्क यानी जलज चट्टानें जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर वनस्पतियों के दबने और जो सागरीय जीव जंतु होते हैं उन सागरीय जीव जंतुओं के दबने से वहाँ पे एक तो ऊपरी परत का दबाव लगा और दूसरा वहाँ पर जो वनस्पतियाँ दबी है या जीव जंतु जो दबे हुए हैं उनकी ऊष्मा जो है, उस दबाव और ऊष्मा के कारण वहाँ पर वो तेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो निकाला गया जो तेल है वो कोई काम नहीं आता, वो अनुपयोगी है, किसी उपयोग में नहीं ले सकते, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चे तेल को क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल जो सबसे पहले निकलता है वो तेल किसी काम का नहीं होता, उसको इसके अंदर बहुत सारी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके कारण इसको हम डायरेक्ट किसी भी संसाधन के रूप में हम काम में नहीं ले सकते। इसलिए इसको अशुद्धियों को निकालने के लिए इसको शोधनशालाओं में शुद्ध किया जाता है। किसमें, तेल की जो तेल रिफाइनरियाँ होती हैं जहाँ पे कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को वहाँ पे डाल करके उसमें आसमान विधि के माध्यम से उसको अलग अलग किया जाता है। यानी उसके अंदर से जो सहयोगी जो इसके साथ में जो और भी इसके साथ में पदार्थ होते हैं, जिसमें हम ईथर है, बेंथीन है, गैसोलीन है, जिसके अंदर हम जो चिमनी या मिट्टी का तेल है, मोम है, आदि जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है उस आसमान विधि के या परिशोधनशालाओं में। इस क्रूड ऑयल से सबसे अलग करते हैं, जिसमें हम किसकी बात कर सकते हैं, ईथर की बात कर सकते हैं, हम बेंजीन की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे गैसोलीन की बात कर सकते हैं। गैसोलीन यहाँ पे हम बात करें तो गैसोलीन के बाद में मिट्टी का जो तेल होता है, मिट्टी का तेल है, यहाँ पे चिमनी का तेल है, यहाँ पर मोम है, इनमें हम अलग कर लेते हैं। इस जो खनिज तेल है इसकी सबसे लघुतम जो इकाई है या श्रृंखला, ये श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन्स की, ये हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला है। सबसे लघुतम इकाई इसमें श्रृंखला है, लघुतम श्रृंखला तो होती है यहाँ पे मीथेन की जो गैस है, और सबसे बड़ी जो श्रृंखला है, सबसे बड़ी श्रृंखला जो पेट्रोल में होती है वो होती है वैक्स या मोम की। किसकी, मोम या वैक्स की।
ठीक है। तो वैसलीन जो जेली होती है वैक्स, ठीक है। तो इनके अनुसार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उनसे अलग अलग प्रकार के पदार्थ हम निकाल सकते हैं, जिसमें हम मीथेन गैस की भी बात कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे सबसे शुद्ध रूप होता है, सबसे शुद्ध वो तो गैस का होता है, गैस हल्की होती है, सबसे ऊपर होती है, वो निकल जाती है, वो अलग हो जाती है। उसके बाद में सबसे शुद्ध पदार्थ होता है गैस के बाद में पेट्रोल वगैरह, या पेट्रोल से पहले हम वैसलीन को ले सकते हैं, मोम को ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पेट्रोल बचता है, पेट्रोल को भी शुद्ध करते हैं तो यहाँ पे डीजल बनता है, डीजल को भी शुद्ध कर लेते हैं तो डीजल के बाद में मिट्टी वाला तेल बनता है, जो हम देखते हैं मिट्टी वाला तेल चिमनियों में काम में लेते हैं घर में। तो उसके बाद में उसको भी शुद्ध करते हैं तो वहाँ पे जो टार मिलता है, डामर मिलती है, वो बचती है, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ का अपना अपना उपयोग में लेते हैं, सभी चीज़ों का उपयोग होता है। क्रूड ऑयल निकलता है लेकिन इनसे अलग अलग पदार्थ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको एक साथ में, जैसे हम काम में अलग अलग प्रकार से लेते हैं। जैसे डीजल से भी गाड़ी चलाते हैं, मिट्टी के तेल से भी चलती है गाड़ियाँ, और पेट्रोल से भी चलती है, गैस से भी चलती है, ठीक है। और डार्मर को अलग काम में ले लेते हैं। मोम वैसलीन जो हम जेली यूज़ करते हैं, वैसलीन जेली, वो भी हम काम में लेते हैं। तो इसके जो सह उत्पाद होते हैं जो क्रूड ऑयल में एक साथ पाए जाते हैं पेट्रोलियम के, उनको भी हम उपयोग में लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी इसकी जो खनिज तेल की प्रोसेस है, उसको हम अशुद्धियों के माध्यम से इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें तो पेट्रोलियम के रूप में भारत में इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो 1860 में किया गया था भारत में। अब भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर की बात कि ये तो पेट्रोलियम की सामान्य जानकारी थी कि पेट्रोलियम अशुद्धियों के रूप में मिलता है, क्रूड ऑयल रूप में मिलता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला के रूप में मिलता है, जिसको हम शुद्ध परिशोधनशालाओं में शुद्ध कर करके यहाँ पे अलग अलग तत्वों में इनको विभाजित कर देते हैं, फिर इसको हम उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो अब भारत में बात करें, भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1860 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया था? रेलवे कंपनी द्वारा, और वो भी कहाँ की? असम की रेलवे कंपनी। 1860 में असम की जो रेलवे कंपनी थी, असम की जो रेलवे कंपनी थी, उसके द्वारा भारत में सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया था। और यहाँ पे अगर बात करें, असम में रेलवे कंपनी द्वारा किया गया, और कहाँ पर किया गया? तो 1889 में असम में एक क्षेत्र का नाम है डिगबोई। असम में क्षेत्र का नाम क्या है? डिगबोई। इस डिगबोई में सर्वप्रथम उत्पादन कार्य किया गया, और इसी में 1901 में कहाँ पर? डिगबोई में ही भारत की प्रथम तेल परिशोधनशालाएं स्थापित की। तेल परिशोधनशाला स्थापित की। आपको समझ में आ गया होगा। वो 1889 में असम में सबसे पहले डिगबोई में पेट्रोलियम हमें प्राप्त हुआ, सबसे पहले प्राप्त किया गया था। 1901 में डिगबोई में ही भारत की प्रथम तेल परिशोधनशालाएं भी निर्मित की, ठीक है। 1956 में एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था ONGC। 1956 में एक कंपनी की स्थापना की, उस कंपनी का नाम था ONGC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, ठीक है। तो ये ONGC की, और एक कंपनी है ऑयल। कौन सी कंपनी है? ऑयल। इस ऑयल कंपनी की भी यहाँ पे स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल इंडिया लिमिटेड,
लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ONGC ऑयल वर्तमान में जो भारत है, भारत में वर्तमान में यहाँ पर ONGC और ऑयल के निर्देशन में ही उत्पादन और खोज कार्य, यानी भारत के जो भूमि है, भारत का जो धरातल है, वहाँ पर जो तेल के कुओं की खोज की जाती है वो इन्हीं कंपनियों के निर्देशन में की जाती है। इनको ध्यान में रखना। ONGC और ऑयल कंपनी, ONGC मतलब ऑयल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये एक आयोग गठन किया गया था 1956 में, यानी एक आयोग है ये ONGC वाला, एक कमीशन है। यहाँ पे इसकी स्थापना की कि भारत में जितने भी यहाँ पे तेल के यहाँ पे उत्पादन कार्य किया जा रहा है या उसका जो निर्देशन का कार्य है जिसके अंदर खोज भी करते हैं तेल की, उन सब के लिए ये दोनों कंपनियां काम में कर रही हैं। इनके निर्देशन में ही यहाँ पे भारत में तेल का उत्खनन कार्यों का खोज की जाती है या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 1960 में भारत में जो पहली बार पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है, कब 1960 में भारत का जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, जहां पर तेल का सबसे पहले कुआं खोदा गया था। और सबसे पहले कहाँ खोदा गया था, अंकलेश्वर में खोदा गया। और अंकलेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ये तो कहाँ है, पूर्वी भाग में। जो हम बात कर रहे थे असम वाला क्षेत्र है, ये तो कहाँ है, पूर्वी भाग में। और ये क्षेत्र कहाँ है, ये वाला 1960 में सबसे पहली बार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी तटवर्ती क्षेत्र है अंकलेश्वर गुजरात वाला, वहाँ पर तेल का सबसे पहले कुआं खोदा गया था। यहाँ पर आगे चल कर के 1976 में, आगे चलकर 1976 जो ONGC है, आगे चलकर 1976 में ONGC जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा मुंबई अपतटीय जो क्षेत्र है, जहाँ पे बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है, उस मुंबई वाले क्षेत्र में बॉम्बे हाई पेट्रोलियम का खनन कार्य किया गया था। किसके द्वारा, ONGC के द्वारा। जो तैरते हुए द्वीप हैं उनके ऊपर, जो तैरते द्वीप हैं जिसको बोला जाता है तैरते हुए द्वीप, उसके अंदर ONGC के द्वारा बॉम्बे हाई पेट्रोलियम का उत्खनन कार्य किया गया था। पेट्रोलियम का उत्खनन कार्य किया गया था किसके द्वारा, ONGC के द्वारा। कहाँ पर किया गया था, जो तैरते हुए द्वीप है महाराष्ट्र के, जो मुंबई जिसको हम बोलते हैं, जो तैरते हुए द्वीपों पे बसी हुई मुंबई है, वहाँ पे बॉम्बे हाई जो श्रृंखला है पेट्रोलियम वाली, उसकी जो खोज की गई वो ONGC के माध्यम से की गई, यानी ऑयल नेचुरल एंड गैस कमीशन, इसके आयोग के द्वारा यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया। ये बात हो गई हमारी सामान्य जानकारी भारत के संदर्भ में। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, वापस रिपीट करें कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मिलता कहाँ है, चट्टानों में मिलता है। किस रूप में मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला के रूप में मिलता है। मिलता कैसे है, अशुद्ध रूप में मिलता है, जो क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हम इसको परिशोधनशालाओं में शुद्ध करते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के पदार्थ इससे बनाए जाते हैं, निकलते हैं। ठीक है, फिर हमने चर्चा की कि भारत में सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य है वो 1860 में असम रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। उसके बाद 1889 में असम के डिगबोई में ही यहाँ पे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाने लगा था। और 1901 में डिगबोई का जो भारत के जो क्षेत्र है उसके अंदर प्रथम तेल परिशोधनशाला स्थापित की, जो डिगबोई क्षेत्र है असम वाला, उसके अंदर। फिर 1956 में एक आयोग का गठन किया, ONGC की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद उसके साथ में एक कंपनी ऑयल है, और इन दोनों के निर्देशन में ही भारत में तेल का उत्पादन और खोज कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के निर्देशन में ही आगे चल कर के 1976 में जब ONGC ने यहाँ पे बॉम्बे या तैरते हुए द्वीपों पर भी यहाँ बॉम्बे हाई पेट्रोलियम का उत्खनन कार्य किया। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं इस पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। यहाँ पे अगर हम भारत में पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो हम गुजरात की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर असम की बात करेंगे, हम यहाँ पर महाराष्ट्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र उसकी भी चर्चा करेंगे, और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तेल के भंडार स्थित हैं। सबसे ज़्यादा जो भंडार हम बात करें तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में असम वाला क्षेत्र है एक, तो यहाँ पे गुजरात वाला क्षेत्र है।
ठीक है। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, इसके अंदर भी है, पश्चिमी तटीयवर्ती क्षेत्र है, इसमें भी है, और यहाँ पूर्वी केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र है, यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। किसकी बात करेंगे? असम क्षेत्र की। ये असम क्षेत्र है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र है असम। ठीक है। ये असम भारत की प्रारंभिक व पुरानी पेट्रोलियम का उत्खनन करता है, यह क्षेत्र माना जाता है। ये असम जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। असम भारत का प्रारंभिक बोल सकते हो, सबसे पुराना क्षेत्र बोल सकते हो, जहाँ पर तेल का उत्खनन कार्य किया जाता है। यहाँ इस इलाके में अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ पे खनन कार्य किया जाने लगा था। कहाँ पर? असम वाले क्षेत्र में। यहाँ पे अंग्रेज़ के समय में ही यहाँ जो रेलवे कंपनियों जो विकसित हुई थी उसके द्वारा ही यहाँ पर तेल का खनन कार्य किया जाने लगा था। यहाँ पर परिशोधनशाला भी सबसे पहले स्थापित की गई थी। यहाँ की इस असम वाले क्षेत्र में, जहाँ डिगबोई क्षेत्र है, जिसके अंदर वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें असम की, तो ये तीसरा स्थान रखता है उत्पादन में। वर्तमान की बात है, तीसरा स्थान, तीसरा वर्तमान में। ठीक है। तो वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता कौन है? असम रखता है, जबकि यहाँ जो उत्खनन कार्य है वो सबसे पहले होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। यहाँ पे अगर एक क्षेत्र की बात करें तो भारत का सर्वप्रथम तेल का उत्खनन कार्य भी इसी क्षेत्र में है, असम वाले में, जो कहाँ पर है? डिगबोई क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई। डिगबोई में यहाँ पे इसका पहला पॉइंट लेते हैं, उठाते हैं हम डिगबोई क्षेत्र। इसका डिगबोई क्षेत्र जहाँ इसका सबसे पहले उत्खनन कार्य, इसका सबसे पहले तेल निकाले जाने वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें इस असम राज्य के, ये डिगबोई क्षेत्र है कहाँ पर? जो असम राज्य है, उस असम राज्य के एक लखीमपुर क्षेत्र है। कौन सा है? लखीमपुर जिला। इस लखीमपुर ज़िले में यहाँ पे बात करें तो लखीमपुर वाला क्षेत्र है, इसके अंदर एक पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नागा पहाड़ियाँ। उसके नागा पहाड़ियों में ही स्थित टिप्पम पहाड़ियाँ हैं। इस लखीमपुर ज़िले में पहाड़ी कौन सी है? नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ। और इस नागा पहाड़ियों में ही क्या है? टिप्पम पहाड़ियाँ। टिप्पम पहाड़ी, टिप्पम पहाड़ी है। इसके जो टिप्पम वाली पहाड़ी है, इसके पूर्वी भाग में ये क्षेत्र स्थित है। कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई वाला। ये डिगबोई क्षेत्र है, ये लखीमपुर ज़िले में स्थित नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियों में एक पहाड़ी है टिप्पम पहाड़ी, उसके पूर्वी भाग में यहाँ पे स्थित है डिगबोई क्षेत्र, जहाँ पर कितने कुएँ हैं? 800 कुएँ बने हुए हैं। 800 कुएँ। यहाँ पर कितने कुएँ हैं? 800, जिसमें 300 से 1200 मीटर गहराई तक तेल निकाला जाता है। मीटर की गहराई पर, जो कि कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। क्षेत्र में विस्तृत या विस्तार है इसका। यहाँ पे डिगबोई के बारे में बता रहे हैं। यहाँ डिगबोई में यहाँ पर अगर बात करें तो लखीमपुर ज़िले की नागा पहाड़ियों में पहाड़ी है टिप्पम पहाड़ी। इसके पूर्वी भाग में ये क्षेत्र स्थित है डिगबोई क्षेत्र, जहाँ पर 800 कुएँ हैं बने हुए, जिसमें 300 से 1200 मीटर की गहराई से खनिज तेल को निकाला जाता है। और यहाँ पर वो जो तेल निकलता है, 800 कुएँ हैं, वो क्षेत्र यहाँ पर 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है। ठीक है। इसके अंदर उन क्षेत्र के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी काम कर रहे हैं वो ऑयल वाली कर रहे हैं, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके निर्देशन में यहाँ पर तेल का खनन का कार्य किया जा रहा है, जो कि कहाँ कहाँ पर है? इस डिगबोई क्षेत्र में एक तो यहाँ पे बप्पा पांग है, क्षेत्र का नाम है बप्पा पांग। एक क्षेत्र है यहाँ पे हंसा पांग। और क्षेत्र की बात करें तो और क्षेत्र के रूप में अगर यहाँ है एक तो डिगबोई भी क्षेत्र है यहाँ पे। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे है पानी टाले।
इस क्षेत्रों में यहाँ पर इस क्षेत्रों में पानी डाले में यहाँ तेल का खनन कार्य किया जाता है। वापस रिपीट करें तो यहाँ पे लखीमपुर ज़िला है, लखीमपुर ज़िले के अंदर नागा पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी है टिप्पम पहाड़ी, इसके पूर्वी भाग में डिगोई है जहाँ पर 800 कुएँ बने हुए हैं और यहाँ पर 300 से 1200 मीटर की गहराई पर तेल निकाला जाता है और 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के निर्देशन में तेल का खनन कार्य किया जाता है और तेल का खनन कार्य कहाँ किया जाता है? बप्पा पांग में किया जाता है, हंसा पांग में किया जाता है, डिगबोई में और पानी टाले में किया जाता है। यहाँ का जो तेल निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है, वो डिगबोई यहाँ के परिशोधनशाला है वहाँ पे साफ किया जाता है। कहाँ पर? डिगबोई परिशोधन में, डिगबोई परिशोधनशाला जो है, शोधनशाला में यहाँ साफ किया जाता है इस क्रूड ऑयल को। ठीक है, ये बात हो गई डिगबोई क्षेत्र की। असम के डिगबोई क्षेत्र की इतनी ही बातें हैं जहां मुख्य बात हमने आपको बता दी है कि बप्पापांग, हंसापांग, डिगबोई और पानी टाले में जो तेल निकाला जाता है ऑयल कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ पर साफ किया जाता है? डिगबोई परिशोधनशाला में ही साफ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है असम का, वो है सुरमा घाटी। असम का दूसरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? सुरमा घाटी। दूसरा क्षेत्र है इसका सुरमा घाटी। ये सुरमा घाटी जो है वो असम वाले क्षेत्र में, यहाँ इसमें 3 क्षेत्र हैं इसके मुख्य उत्पादन के रूप में। इस सुरमा घाटी में 3 क्षेत्र कौन से? एक तो है बद्दरपुर, कौन सा क्षेत्र है? बद्दरपुर, और एक है मसीमपुर, और एक है पथरिया। कौन सा क्षेत्र है? पथरिया। इन तीनों क्षेत्रों को यहाँ का मुख्य क्षेत्र माना जाता है तेल उत्पादन की दृष्टि से। कहाँ पर? इस सुरमा घाटी वाले क्षेत्र में। असम की सुरमा घाटी वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर बद्दरपुर, मसीमपुर, पथरिया, इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ पे उत्पादन कार्य किया जाता है, जहाँ पर लगभग 60 कुएँ बने हुए हैं। कितने हैं यहाँ पे तेल के कुएँ? 60 कुएँ। यहाँ पर 60 कुएँ स्थित हैं जहाँ से तेल उत्खनन कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो तेल होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है, जो कि अधिक गहराई पे पाया जाता है। तेल कैसा है यहाँ का? मध्यम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का है और अधिक गहराई पर पाया जाता है, जिसके यहाँ पर इसी कारण वर्तमान में जो यहाँ का तो तेल है वो यहाँ कम ही निकलता है, यानी 20,000 जो टन है, 20,000 टन तेल का ही उत्पादन किया जाता है यहाँ से। आज वर्तमान में देखें तो वर्तमान में यहाँ पर 20,000 टन तेल का ही उत्पादन किया जाता है। यहाँ वापस रिपीट करें, यहाँ पर सुरमा घाटी क्षेत्र है असम का। सुरमा घाटी क्षेत्र में 3 क्षेत्र है, बद्दरपुर है, यहाँ मसीमपुर है, पथरिया। ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ असम की इस सुरमा घाटी वाले इन क्षेत्रों में 60 कुएँ बने हुए हैं जो अधिक गहराई पर है, मध्यम श्रेणी का तेल निकलता है वहाँ पर, और यहाँ केवल वर्तमान में भारत का केवल 20,000 टन तेल का ही उत्पादन कार्य किया जाता है। ये हो गया इसका सुरमा घाटी वाला क्षेत्र। फिर इसके अंदर मोरेन हुगरीजन वाला क्षेत्र है। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़ वाला क्षेत्र है और नाहरकटिया वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें नाहरकटिया का जो क्षेत्र है वो नूनमती और बरौनी जो बिहार वाली ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसके अंदर गुजरात की और उसके बाद में महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों की। तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।